नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। जैसा आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा। तो अब क्या हुआ कि हिंदी साहित्य लिखा जाने लगा। तो हिंदी साहित्य मैंने पिछली क्लास में बताया कि उसके क्या स्रोत होते हैं, किस तरीके से हमने हिंदी साहित्य की शुरुआत की थी। ठीक है, जब कवियों की लिखी हुई रचनाएं वगैरह मिलने लगीं तो हिंदी साहित्य के इतिहास की लिखने की परंपरा शुरुआत होगी। इसमें जो सबसे पहले मील का पत्थर साबित हुई, जो हमारे एक फ्रेंच विद्वान हुए, उन्होंने फ्रेंच भाषा में, ठीक है, एक पुस्तक या ग्रंथ लिखी, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्णन किया है। तो अब चलते हैं उस पर। तो सबसे पहले जो शुरुआत की हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो किसने शुरुआत की, प्रथम प्रयास कब हुआ, ठीक है, आज ये देखेंगे। प्रथम प्रयास हुआ फ्रेंच भाषा के विद्वान हुए, फ्रेंच भाषा के एक विद्वान हुए जिनका नाम गार्सा दी तासी, ठीक है, था इनका नाम। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी या पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था, पुस्तक का नाम क्या था, इस्तवार दिला लिटरेचर एंदुई आ एंदुस्तानी। ये क्या है, फ्रेंच भाषा में ही किसका नाम है किताब का। ये प्रकाशित हुई थी इसके दो भाग प्रकाशित हुए थे। पहला हुआ था 1839 में और दूसरा हुआ था 1847 ईस्वी में, ठीक है। इसका प्रथम पार्ट हुआ था 1839 में और द्वितीय पार्ट हुआ था, प्रथम पार्ट 1839 में और द्वितीय पार्ट 1847 में, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया था कि जो 70 कवि हैं, लगभग 70 कवि थे, किसके, हिंदी भाषा के और उर्दू भाषा के, ठीक है। उनकी कवियों की जीवनी, ठीक है, और रचनाओं के बारे में इसमें रचनाएं दी गई हैं इसमें, ठीक है। और ये अंग्रेजी के वर्णों का क्रमानुसार इसको लिखा गया है, ठीक है। इनके बाद दूसरा प्रयास हुआ किसके द्वारा, दूसरा प्रयास देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन में। दूसरा प्रयास हुआ हमारे हिंदुस्तान के ही क्या में कवि हुए, उनका नाम था शिव सिंह सेंगर, ठीक है, शिव सिंह सेंगर। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका नाम क्या था, पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज, ठीक है। इन्होंने इसमें हिंदी साहित्य के या हिंदी के प्रथम कवि के बारे में भी बताया, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कब प्रकाशित हुआ, ये हुआ 1883 में, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रयास हुआ
तीसरा प्रयास किया ब्रिटिश विद्वान हुए जिनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था द मॉडर्न वर्नेकुलर ऑफ हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान। ठीक है, कुछ भी कर लो, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान। ठीक है, कब प्रकाशित हुई है? ये हुई 1888 में। कब प्रकाशित हुई? 1888 ईस्वी में। ठीक है, अब कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नेकुलर ऑफ हिंदुस्तान, किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो वो की गई प्रकाशित, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा ये 1888 में प्रकाशित की गई। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या किया था? इसको वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया था। अभी कालक्रमबद्ध तरीके से इतिहास नहीं लिखा जा रहा था। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कालक्रमबद्ध इतिहास जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो कालक्रमबद्ध अनुसार जो इतिहास लिखा गया, उसका प्रयास सबसे पहले किसने किया? मिस्र बंधुओं ने। कालक्रमबद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, उन्होंने हिंदी शब्द सागर की जो है, हिंदी शब्द सागर उनका एक पुस्तक थी, उसकी रचना की। उसमें क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास था। अब इनके बाद हुए कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये जो कालक्रमबद्ध जो मिस्र बंधुओं ने इतिहास लिखा था, मिस्र विनोद, इसको सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने लिखा था। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था हिंदी
शब्द सागर। ठीक है, हिंदी शब्द सागर। इसको कब प्रकाशित किया गया? इसको प्रकाशित किया गया था 1929 में। ठीक है, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी शब्द सागर है वो किस के द्वारा प्रकाशित किया गया था? नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है, इसका ऑफिस कहाँ पे है? बनारस में। ठीक है, इसकी शुरुआत 1893 से हुई थी, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी शब्द सागर लिखा था उसकी शुरुआत कब हुई थी? कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो इतिहास लिखा, ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे मिस्र बंधुओं के इतिहास की बात। उन्होंने हिंदी साहित्य को किस तरीके से विभाजित किया है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिस्र बंधुओं ने मिस्र विनोद में हिंदी साहित्य को 5 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लिखेंगे तो फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। ठीक है, तो अब देखेंगे मिस्र बंधुओं ने मिस्र विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की इन्होंने बताया है कि सबसे पहला क्या था? आरंभिक काल। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, परिवर्तन काल। ठीक है, 5वां वर्तमान काल। ठीक है, इन्होंने इसका टाइम पीरियड भी बताया। इसका बताया है 700 से 1444 ईस्वी का। ठीक है, इसका 1441 से 1680 ईस्वी तक का। इसका बताया है 1681 से 1889 ईस्वी तक का। ठीक है, इसी तक का। और परिवर्तन काल का 1890 से 1925 ईस्वी तक का। ठीक है, और वर्तमान काल का 1925 से अब तक का। ठीक है, तो ये तो मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है। ठीक है, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पूर्णतः नकार दिया था। ठीक है, और उन्होंने अपना एक खुद का हिंदी साहित्य दिया था जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर के नाम से वो प्रकाशित हुआ था। नागरी प्रचारिणी सभा ने उसको 1929 में प्रकाशित किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब हिंदी शब्द सागर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका क्या वर्गीकरण हिंदी साहित्य का दिया है। ठीक है, तो हिंदी शब्द सागर। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने मिस्र विनोद में जो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया था, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए जिन्होंने हिंदी शब्द सागर की रचना की। ठीक है, जिसको नागरी प्रचारिणी सभा ने 1929 में प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने क्या वर्गीकरण दिया हिंदी साहित्य का? इन्होंने दिया सबसे पहला वीरगाथा काल। वीरगाथा काल ये किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, वीरगाथा काल। दूसरा
भक्ति काल, तीसरा रीति काल, और चौथा इन्होंने जो समय बताया वीरगाथा काल का, वो बताया 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक का। ठीक है, भक्ति काल का जो समय बताया 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का। ठीक है, इसके बाद रीतिकाल में बात करेंगे। रीतिकाल का समय था 1643 से 1843 तक का। इसका समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का। ठीक है, और गद्य काल का जो समय हुआ वो क्या हुआ, 1843 से अब तक का। ठीक है, 1843 ईस्वी से अब तक का। ठीक है, ये इन्होंने हिंदी साहित्य का क्या किया, वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने ये हिंदी शब्द सागर लिखना या लिखना स्टार्ट किया, तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य की प्राप्त सामग्री थी, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले पाया कि जो इन्हें रचनाएं मिली वो किस में मिली, रासो साहित्य में थी रचनाएं। तो रासो साहित्य के अंदर वीर रस में लिखी हुई थी। वीर रस का मतलब ये है कि उस समय जो, अभी हम उस पर बात करेंगे, उस समय जो कवियाँ होते थे वो अपने राजा के शौर्य, वीरता और साहसता पे वो रचनाएं रचा करते थे। ठीक है, तो इन्होंने जब रासो देखा कि इन्हें क्या मिला, सबसे पहले जब वो साहित्य लिख रहे थे हिंदी साहित्य का, तो इन्हें मिला रासो। तो थोड़े से इम्पोर्टेंट रासो हैं, उनके कौन से कवि हैं ये देख लेंगे। सबसे पहला विजयपाल रासो। इनमें से एक आध क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आपको मिलेगा हिंदी के अंदर। ठीक है, विजयपाल रासो किसके द्वारा, नल सिंह के द्वारा ये लिखा गया, या नल सिंह कृत द्वारा, ये कृत माने इनके द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, उसके बाद हमीर रासो, ये किसके द्वारा लिखा गया, सागिरधर के द्वारा, ये सागिरधर के द्वारा ये लिखा गया। उसके बाद खुमान रासो, दलपति विजय द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा बीसलदेव रासो, ये राजा थे, उनके क्या, उनकी इन्होंने क्या लिखा था, बायोग्राफी या जीवनी, उनके वीर और साहस और शौर्य की इसमें गाथा लिखी गई थी। ठीक है, इन सब में बीसलदेव किसने लिखा, नरपति नाल है द्वारा ये कृत है। ये आपने शायद कहा कि मैं नहीं सुने होंगे, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो तो आपने खूब सुना होगा। उसके बाद पांचवा पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर दाई। ठीक है, खूब सुना होगा। उसके बाद छठा जयचंद प्रकाश रासो, ये किसके द्वारा, भट्ट केदार के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, और भी हैं, जयमयंक जस रासो, ये मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया, मधुकर कवि के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, उसके बाद कीर्तिलता और कीर्ति पत्रिका। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखे गए, विद्यापति के द्वारा।
और अमीर खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। खुसरो पहेलियाँ अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से कभी ना कभी एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद ने कहा कि जैसे यहाँ भक्ति काल दिखाया है इन्होंने, अगर भक्ति काल में रामायण या महापुराण की बात नहीं होगी तो वो भक्ति काल कैसे कहलाएगा। मैंने आपको अपभ्रंश साहित्य में जैन साहित्य पढ़ाया था, उसमें बताया था कि शंभू ने पयुम चरु, जिसे रामायण भी कहा जाता है, और पुष्यदंत ने क्या लिखा था, पयुम श्री चरियु, ठीक है, उसको महापुराण भी कहा जाता है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा कि हम जैन साहित्य को हिंदी साहित्य से कैसे अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब तक रामायण और महापुराण भक्ति रस के अंदर या भक्ति काल में नहीं होंगे तो भक्ति काल अधूरा है, ठीक है। तो ये जो क्या मैं इनका वर्गीकरण था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कुछ विद्वानों के द्वारा माना गया कि हाँ सही है, कुछ के द्वारा माना गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इसका क्या किया, वर्गीकरण, उन्होंने भी हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इन्होंने वर्गीकरण किया हिंदी साहित्य का, इन्होंने बताया बड़ा आदिकाल में, ठीक है, दूसरा पूर्व मध्यकाल, ठीक है, उसके बाद उत्तर मध्य काल, उसके बाद आधुनिक काल, ठीक है। ये इन्होंने वर्गीकरण इसका किया था, ठीक है। इनके वर्गीकरण के बाद जो है बहुत से कवियों ने अलग अलग इसके नाम दिए। आदिकाल को किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने सिद्ध सीमांत काल कहा, किसी ने संधि काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, ठीक है। तो हिंदी के साहित्यकार या इतिहासकार हुए जिनका नाम था राहुल सांकेतियान, जिन्होंने 84 सिद्धों के बारे में बात की थी, जो मैंने आपको अपभ्रंश साहित्य में बताया होगा, ठीक है। उन्होंने ये माना था कि जो ये आदिकाल है इसका उन्होंने नाम दिया था सिद्ध सीमांत काल। उन्होंने सिद्ध सीमांत काल देने का भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। कारण ये था कि उस समय जो सिद्ध आचार्य थे उनके धार्मिक उपदेश, ठीक है, नैतिक दर्शन और आध्यात्म के बिना उस समय जो ग्रंथ या काव्य रचे जा रहे थे वो क्या थे, अधूरे थे। तो इसलिए उन्होंने आदिकाल का नाम जो क्या बोला, सिद्ध सीमांत काल था वो। और ये भी बताया कि जो नाथ साहित्य लिखे गए वो किससे निकले थे, वो किसके स्वरूप माना जाता है, वो सिद्ध साहित्य का ही स्वरूप माना जाता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया कि ये जो आदिकाल है इसका उन्होंने नाम संधि काल और चारण काल। संधि काल क्यों बताया? संधि काल यूँ बताया क्योंकि इसमें आपको दो भाषाओं में मिलता जुलता साहित्य दिखेगा। तो उन्होंने बताया कि दो भाषाओं के बीच में उस समय संधि थी, यानी एक कहने के लिए कि जब दो भाषाओं में कोई चीज़ साहित्य लिखे जा रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ हिंदी की भी झलक थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये संधि काल है क्योंकि दो भाषाओं की इसमें संधि है, यानी एकजुटता है।
तो इसलिए उसको सिंधी काल कहा। चारण काल इसलिए कहा कि चारण जाति के जो कवि थे उस समय, वो जिन राजाओं ने उनको आश्रय दिया था, उन राजाओं के शौर्य के, वीर के और साहस के बारे में ये यशोगान उस समय करते थे, या उनके वीरता, शौर्य या साहस का वर्णन करते थे, इसलिए इसको चारण काल भी कहा गया है। ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ये बीजपन काल है। बीजपन काल का मतलब ये जो बीज है हिंदी साहित्य के, वो इसमें दिखने लगे थे। ठीक है। और एक कवि और हुए जिनका नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र था, जिन्होंने इसको वीर काल कहा था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो वीर गाथा काल है, उसी से क्या कहते हैं, उसका ही रूपांतरण दिखाई प्रतीत होता है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मान्य क्या है हिंदी साहित्य का वर्गीकरण है, वो किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है। तो उसको देखेंगे हम। आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। ठीक है। तो इसका जो समय बताया वो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है। ये 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है। उसके बाद इसका बताया 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का। ठीक है। इसका समय बताया 19वीं शताब्दी के मध्य से, ठीक है, अब तक का। और आधुनिक काल को भी क्या किया है? डिवाइड किया गया। किसमें? पुनर्जागरण काल, ठीक है। जागरण काल को हम बोलते हैं द्विवेदी काल। ठीक है। जागरण काल के बाद छायावाद काल, ठीक है। प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल, ठीक है। पुनर्जागरण काल का जो समय बताया वो बताया है भारतेंदु काल, इसको भारतेंदु काल भी बोलते हैं। ठीक है। इसका समय बताया 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का। ठीक है। इसका 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का। ठीक है। छायावाद का 1918 से, तो जागरण काल द्विवेदी काल का समय बताया 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का। छायावाद काल का 1918 से 1938 तक का। और प्रगति प्रयोग काल का जो समय है वो क्या है? 1938 से 1953 तक का। 1938 से 1953 ईस्वी तक का। ठीक है। और नवलेखन काल क्या है? 1953 ईस्वी से अब तक का समय। ठीक है। तो ये
हमें डॉक्टर नागेंद्र का वर्गीकरण ही पढ़ना है आगे चल के, ठीक है। इसके बाद इस बात पे बहुत बहस होती है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, ठीक है। तो राहुल सांकेतियान ने बताए थे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सर हप्पा, ठीक है। क्योंकि उनकी शैली में जो दोहा और पद थे उसको देखकर ये बताया गया कि हिंदी के पहले कवि कौन से होंगे, सर हप्पा ही होंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने बताया कि अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य में ऐसी कोई मध्यांतर रेखा नहीं खींची जा सकती कि जिसको बताया जा सके कि अपभ्रंश साहित्य के जो कवि हुए वही क्या कहते हैं हिंदी साहित्य के पहले कवि माने जाएं, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो भट्टेश्वर बाहुबली के रचयिता थे जिनका नाम था शालिभद्र सूरी, वही हिंदी के प्रथम कवि हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मतभेद हुए, लेकिन बाद में जो हिंदी के प्रथम कवि किसको मान लिया गया, सर हप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि मान लिया गया, क्योंकि इन्होंने दोहा कोश और चार्य पद की रचना की थी, ठीक है। तो ये अपभ्रंश साहित्य के बारे में मैं पहले वीडियो ला चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा के बारे में। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद भी नहीं आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।